अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज का लेक्चर हम लोगों का जिस पे बेस करेगा वो कोर्स हमारे पास, हमें पता है, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का कोर्स है, जिसका कोड है हमारे पास 624 CS का कोड है। अच्छा जी, मैं पहले स्क्रीन शेयर करूँ आपसे। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के आज हम लोग कोर्स के पे जिस पे बात करेंगे वो बेसिकली है नाइफ बेस क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। नाइफ बेस क्लासिफिकेशन होती क्या है, एग्जांपल्स इसकी देखेंगे, मल्टीपल एग्जांपल्स को देखकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नाइफ बेस क्लासिफिकेशन बेसिकली ये एक प्रोबेबिलिटी का मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक बेस मशीन लर्निंग मॉडल है, जिसके अंदर स्टैट की टेक्निक्स को यूज़ किया गया हुआ है। और ये यूज़ किस लिए किया जाता है? क्लासिफिकेशन टास्क के लिए। क्लासिफिकेशन टास्क आपको पता चल गया हुआ है मेरे पिछले लेक्चर में कि क्लासिफिकेशन टास्क क्या होता है। कि अगर आपके पास डाटा हो और आपने बताना हो कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है या फिर क्लास बी से, तो ये इस तरह के जो टास्क होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन टास्क। और इसके साथ साथ नाइफ बेस 22 जो क्लासिफायर है वो बेस्ड करता है 22 थ्योरम के ऊपर। 22 थ्योरम दो चीज़ों पे बेस करता है, प्रोबेबिलिटी पे बेस करता है और नाइफ बेस थ्योरम पे बेस करता है। अच्छा जी, नाइफ बेस थ्योरम का हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। इस फार्मूले में क्या है कि P हमारे पास बता रहा है प्रोबेबिलिटी, और ए कोई भी डाटा है जिसको हमने बताना है कि क्या ये बी क्लास से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता। यहाँ पे ये बी किस को इंडिकेट कर रहा है? किसी भी क्लास को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, ये क्लास को इंडिकेट कर रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है किस चीज़ की? क्या बी वो क्लास भी बिलोंग कर रही है ए को, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए डाटा की, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी क्लास की। कि ए क्लास बी से बिलोंग करती है, बी क्लास क्या ए से बिलोंग करती है, इसकी प्रोबेबिलिटी, और ए क्लास की अलग से प्रोबेबिलिटी और बी क्लास की अलग से प्रोबेबिलिटी। और फिर ये था हमारे पास नाइफ बेस क्लासीफायर का फार्मूला। आगे चलते हैं। नाइफ बेस क्लासीफायर मैंने आपको बताया कि ये 22 थ्योरम पे ऊपर बेस करता है। 22 थ्योरम बेसिकली प्रोबेबिलिटी का एक थ्योरम है जो कि आपके पास बी के एविडेंस के ऊपर एक हाइपोथेसिस, बी बेसिकली क्या कहता है? एविडेंस होता है, और ए एक हाइपोथेसिस होता है। तो हमने कहना है कि क्या ये हाइपोथेसिस बी के एविडेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अजम्पशंस होती हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं, हम लोगों ने बताना होता है कि बताएं इंडिपेंडेंट, इसके ऊपर ये कितना इंडिपेंड कर रहा है और कितना इंडिपेंड नहीं कर रहा है। और नाइफ बेसिकली क्या होता है कि फीचर्स, किन फीचर्स को देखकर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है और इस पे नहीं डिपेंड कर रहा। तो उन फीचर्स को हम लोग नाइफ 22 क्लासीफायर में नाइफ कहते हैं। कि जिन फीचर्स को देखकर हमने ये, जिन एविडेंस को देखकर हमने क्लू कह सकते हैं, क्लू को देखकर हमने ये डिसाइड करना हो कि ये इस क्लास से बेस बिलोंग करता है या फिर नहीं करता, उनको नाइफ कहते हैं। अच्छा जी, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास है अ ग्रेट गेम, टैक्स है, और ये टैग इसको किसने असाइन किया हुआ है? ये स्पोर्ट्स का टैग इसको असाइन किया। इसका मतलब है ये स्पोर्ट्स की क्लास से बिलोंग करता है। इलेक्शन वाज ओवर, क्या ये स्पोर्ट की क्लास है? नॉट स्पोर्ट, कि ये स्पोर्ट की क्लास से बिलोंग नहीं करता। वेरी क्लीन मैच, वेरी क्लीन मैच की स्टेटमेंट स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो स्पोर्ट का टैग इसको साइन कर दिया। अ क्लीन बट फॉरगेटेबल गेम, एक साफ लेकिन ना भूल जाने वाली गेम।
तो ये भी एक स्पोर्ट की क्लास से बिलोंग करती है। इट वाज अ क्लोज इलेक्शन, और ये नॉट स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। ये हमने इनको कुछ टैग असाइन किए हुए हैं, क्लासेस असाइन की हुई हैं। हम कह सकते हैं कि इसकी बेसिकली 2 क्लासेस हैं, एक स्पोर्ट्स और एक नॉट स्पोर्ट की क्लास है। और हमेशा हमारे पास टैक्स आएगा और हमने जज करना है कि क्या ये स्पोर्ट की क्लास से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता। होप सो टैक्स क्लासिफिकेशन की वर्किंग आपको समझ आ गई। अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं, मतलब इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब एक टैक्स आता है, अ वेरी क्लोज गेम बिलोंग। अब आपने बताना है कि अगर मेरे पास आ जाए एक टैक्स आता है, अ वेरी क्लोज गेम, तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? ये स्पोर्ट्स की क्लास से बिलोंग करता है या फिर नॉट स्पोर्ट की क्लास से बिलोंग करता है? तो हम किस बेस पे कहते हैं? हमने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अ वेरी क्लोज गेम की ये मेरे पास टैक्स आया और ये ए क्लास से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता। और ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये नॉट स्पोर्ट से बिलोंग कितने परसेंट करता है, प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रॉब्लम हमें समझ आ गई है कि हमने ये डिसाइड करना है कि ये स्पोर्ट की क्लास से बिलोंग करता है या फिर नॉट स्पोर्ट की क्लास से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास टैक्स क्लासिफिकेशन में फीचर इंजीनियरिंग होती है। व्हाट फीचर इंजीनियरिंग क्या करती है? फीचर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ये है कि हमें कौन सी फीचर्स चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। हर एक फीचर्स को हम लोग लेके नहीं चल सकते। इसका मतलब ये है कि जब हम लोगों ने स्पेसिफिक फीचर कलेक्ट करने होते हैं, फीचर्स को देखना होता है, तो वो फील्ड एक अलग से फील्ड है जो कि कहलाती है फीचर इंजीनियरिंग। कि हमें कौन से फीचर की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करनी है। एक फीचर इंजीनियरिंग सब क्लास कह सकते हैं मशीन लर्निंग की है, जिसके अंदर हम फीचर डिसाइड करते हैं, और ये फीचर इंजीनियरिंग की फील्ड कहलाती है। ये नहीं कि तुक्के से कह दें कि हमें हाइट भी चाहिए, ब्लड भी चाहिए, ये भी चाहिए, हालांकि इनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो एक कहते हैं हमने प्रेडिक्शन करनी है हेल्थ की, एक पर्सन की हेल्थ पे, कि हमने बताना एक आदमी हेल्दी है या ना नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या क्या फ़ीचर चाहिए? हाइट चाहिए, वेट चाहिए, उसका जेंडर चाहिए, ब्लड चाहिए, प्रेशर चाहिए। अब उसके अम्मी अब्बू का अगर नाम भी आप इंक्लूड कर दें तो वो बेकार है। तो ये इस तरह की चीज़ें बेकार को इंक्लूड नहीं करना। तो वो एक कहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने नहीं उसके ख़ानदान के नाम को इंक्लूड करना, ये वो। तो वो फीचर इंजीनियरिंग की फील्ड है कि फ़ीचर्स कौन से हमें किस काम के लिए चाहिए होते हैं, और उनको चूज़ करना फीचर इंजीनियरिंग की फील्ड कहलाता है। इफ़ इट इज़ व्हाट प्रेडिक्ट, अगर हमने प्रेडिक्ट करनी हो किसी भी आदमी की इनकम, सैलरी को, और ईयरली सैलरी का मतलब है साल की इनकम को, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? हमें पता होना चाहिए वो कहाँ पे काम करता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और वो शादीशुदा है या नहीं, और उसके अखराजात वगैरह जो भी हैं, ये हमें पता होने चाहिए। तो ये 2 एग्जांपल थी जिसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि फ़ीचर इंजीनियरिंग डिसाइड क्या करती है कि हमें प्रेडिक्शन करने के लिए किसी फील्ड की किन किन फ़ीचर की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स भी नहीं इकट्ठे करते जाना, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। कुछ फ़ीचर्स फिर रिज़ल्ट को ख़राब भी करते हैं, वो भी हम देखेंगे। इन केस ऑफ टैक्स क्लासिफिकेशन वी यूज्ड वर्ड फ्रीक्वेंसी। टैक्स क्लासिफिकेशन में हम लोग किसी भी वर्ड की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा वो नंबर आया, काउंट जिसे हम कहते हैं, काउंट को यूज़ करते हैं। डैट इज़ सिंपल वर्ड काउंट कह सकते हैं हम लोग। किसी भी टैक्स के अंदर वर्ड की काउंटिंग, जैसे कि वो हम पिछली एग्जांपल को ही देख लेते हैं। इसी एग्जांपल कि हमारे पास गेम, मैं कहती हूँ गेम की काउंटिंग कितनी दफ़ा आई है। गेम की काउंटिंग आई है 1 टैक्स के अंदर। इस टैक्स में 1 टाइम आई है, इसमें भी 1 टाइम, अच्छा टोटल 2 टाइम आई है। तो मैं कहती हूँ टैक्स में टोटल गेम की काउंटिंग क्या आई है, 2 टाइम। तो टैक्स की काउंटिंग
करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करने के लिए। वर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, इसी फार्मूले की बेस पर हम लोग निकालेंगे। अच्छा जी, हमने डिसाइड क्या करना है कि अ वेरी क्लोज गेम जो है वो बेसिकली स्पोर्ट की क्लास से बिलोंग करती है या फिर नहीं करती। तो क्या फार्मूला है, इसी फार्मूले अ वेरी क्लोज गेम बी की कैटेगरी में आएगा और स्पोर्ट्स जो है वो ए की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अ वेरी क्लोज गेम यहाँ पे आएगा और स्पोर्ट्स यहाँ पे आएगा, और फिर स्पोर्ट्स की अलग से प्रोबेबिलिटी और अ वेरी क्लोज की अलग से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख दिया हुआ है, अ वेरी क्लोज गेम स्पोर्ट्स की प्रोबेबिलिटी अलग से स्पोर्ट्स की और अ वेरी क्लोज गेम की। अच्छा जी, चलें जी, अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। 2 थिंग्स आपने नोटिस करनी होती हैं। सबसे पहले, अ वेरी क्लोज गेम डज नॉट अपेयर इन आवर ट्रेनिंग डाटा, कि जब भी आप किसी भी सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हैं तो जो नया आने वाला टेक्स्ट है वो उस टेक्स्ट के ऊपर आपने अपना एल्गोरिदम ट्रेन ना किया हो, अदरवाइज वो 0 प्रोबेबिलिटी शो कर देगा। अनलेस एवरी सेंटेंस दैट वी वांट टू क्लासीफाई अपेयर इन आवर ट्रेनिंग डाटा। और ये कि आपने अपने ट्रेनिंग डाटा में जितना भी और टेक्स्ट दिया होना है उसके अंदर वो वाला टेक्स्ट ना आता हो जिसको आपने जज करना है। और इस तरह के भी नहीं टेक्स्ट आपने अपनी ट्रेनिंग डाटा को ट्रेन कर देना, एल्गोरिदम को ट्रेन कर देना कि जो हमारे लिए बेकार हो। 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक जो आपने नया टेक्स्ट देना है वो कभी भी आपके ट्रेनिंग डाटा में ना आता हो, और दूसरी बात ये कि आपने ऐसे टेक्स्ट के ऊपर भी अपने एल्गोरिदम को ट्रेन नहीं कर लेना जो कि आपके डोमेन से बिलोंग ना करता हो। अच्छा जी, हमारे पास टेक्स्ट है अ ग्रेट गेम, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। टैग्स इसको कुछ डिफाइन हमने असाइन किए हुए हैं। सेकंड वाली थिंग्स, क्या ये रियलिस्टिक है या फिर नहीं, रियलिस्टिक रियल टाइम डिसीजंस मेकिंग है या फिर नहीं। ये अब आपने मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये रियलिस्टिक है या फिर नहीं है। रियल टाइम में बेसिकली नाइव बेस जो होता है वो एज्यूम करता है चीज़ों को, वो रियल नहीं होता। रियल टाइम पे वो रियल चीज़ों को नहीं प्रेडिक्ट करता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट इसके कहने पे चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन वो पास्ट के डाटा को यूज़ करते हुए फ्यूचर की प्रेडिक्शन करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एज्यूमिंग करता है वर्ड को किसी भी सेंटेंस के अंदर से, और ये इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड किसी फीचर्स पे नहीं कर रहा था। तो अब वेरी क्लोज गेम की हम लोग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब वेरी की ए की अलग से निकाल लें, वेरी की अलग से, क्लोज की अलग से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और गेम की अलग से निकालेंगे। अच्छा जी, अब निकाल के अभी मैं इनके नंबर भी बताती हूँ, बस अभी तो मैं फार्मूले में सिर्फ पुट कर रही हूँ। अब वेरी क्लोज गेम एंड स्पोर्ट्स के अंदर ए स्पोर्ट की कैटेगरी में बिलोंग करता है, वेरी स्पोर्ट की प्रोबेबिलिटी क्लास में बिलोंग करता है, क्लोज स्पोर्ट की और मल्टीप्लाई गेम स्पोर्ट्स की, इन सारों की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ की बेस पे करता है, ना कि ये 2 वर्ड को लेके चल रहा है वेरी क्लोज। हर एक की इंडिपेंडेंट कोई ना कोई वैल्यू, मतलब ए की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वेरी की कोई ना कोई वैल्यू होगी नाइव बेस के अंदर, क्लॉज की कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी, डिपेंड नहीं किसी पे कर रहा। ये हमारे पास फिर फार्मूला है। अब वेरी अच्छा, इसको कैलकुलेट हमने किस तरह करना है, ये वाली चीज़ को इंडिपेंडेंट करना है, और ये मैंने ऊपर ये बता दिया, ये सारा ये इस तरह कैलकुलेट करना है। ये इसका फार्मूला, इसको क्लोज इनके देख लेते हैं। और वेरी क्लोज जो हमने डिवीजन पे लिखी है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने किस तरह फाइंड करनी है, हमने इस तरह फाइंड करनी है। चलिए एग्जांपल देख के आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स की कर ली है तो फिर नॉट स्पोर्ट्स की भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या किया है,
कंपटीशन की है, सबसे पहले किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाली है, स्पोर्ट्स कितनी दफ़ा इसके अंदर आया हुआ है, टोटल टैग कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, और स्पोर्ट्स कितनी दफ़ा आया हुआ है, 3 टाइम। तो इसका मतलब है 3 डिवाइडेड बाय 5, ये स्पोर्ट्स की निकल आएगी प्रोबेबिलिटी। ये देखें, इससे निकल आई है स्पोर्ट्स की प्रोबेबिलिटी, 5 में से 3 दफ़ा स्पोर्ट्स आया हुआ है, और नॉट स्पोर्ट कितनी दफ़ा आया है, 5 में से 2 टाइम। उसके बाद ये तो हमने निकाली है स्पोर्ट्स और नॉट स्पोर्ट्स। अब हमने निकालनी है गेम की। गेम कितनी दफ़ा आया हुआ है, वो अब वेरी क्लोज गेम में, गेम स्पोर्ट में कितनी दफ़ा आया वो काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट है अ वेरी क्लोज गेम। तो मैं पहले चलें देख लेती हूँ गेम का जो लफ्ज़ है वो स्पोर्ट्स में कितनी दफ़ा आया हुआ है। इधर से देखते हैं, स्पोर्ट्स में गेम एक यहाँ पे आया हुआ है, और स्पोर्ट्स में गेम 1-2 दफ़ा यहाँ पे आया हुआ है। इसका मतलब है 2 टाइम जो गेम का वर्ड है ना वो स्पोर्ट्स में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है 2, ये देखें, किधर गया 2, और स्पोर्ट्स के टोटल कितने वर्ड थे, स्पोर्ट्स के टोटल वर्ड भी काउंट कर लेते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी दूर है, बार बार जाना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ से स्पोर्ट्स के देख लेते हैं, 3 फर्स्ट वाली लाइन पे हैं, 3 और 3 ये हैं लफ्ज़, 6, और ये कितने, 1 3 और 5 ये हैं। तो इसका मतलब है 3 3 और 5 11 हो गए। तो 2 डिवाइडेड बाय आएगा 11। लेकिन लेटा से अगर कोई वर्ड स्पोर्ट्स में अपेयर ही नहीं होता लेकिन वो हमारे पास आ जाता है, जैसे मैं लिखती हूँ बॉल, बॉल देखें स्पोर्ट्स में कहीं आया ही नहीं हुआ, बॉल इज बॉय प्ले इन विद बॉल, बॉय प्ले विद बॉल, ये मेरे पास एक सेंटेंस है। तो देखें बॉल तो स्पोर्ट्स में आया ही नहीं हुआ, इसका मतलब है कि इसकी जगह मैं क्या काउंट लगाऊंगी, 0। तो 0 डिवाइडेड बाय जब 11 लगाऊंगी तो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब है सारी की सारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, 0। तो एल्गोरिदम तो ख़राब हो गया। तो फिर क्या करते हैं, इसका कोई ना कोई सल्यूशन भी होना चाहिए। सल्यूशन ये है कि 0 प्रोबेबिलिटी से बचने का तरीका ये है कि आप यूनिक वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड को नीचे प्लस कर दें और ऊपर हमेशा 1 प्लस किया करें। अच्छा जी, देख लेते हैं स्पेसिफिक वर्ड 14 है हमारे पास, काउंट करके देख लेते हैं। इन सारे यूनिक वर्ड्स को सिर्फ एक ही दफ़ा काउंट करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स की क्लास से हो या नॉन स्पोर्ट की क्लास। इसका मतलब है 1 2 ग्रेड 3 4 5 6 7 8 9 10, ए को काउंट नहीं करना, क्लीन को भी नहीं काउंट करना, 10 और बट 11, फॉरगेटेबल 12, गेम को भी नहीं काउंट करना, 12, इट 13, वाज क्योंकि पहले भी कर लिया हुआ, ए भी पहले कर लिया, क्लोज भी पहले कर लिया, इलेक्शन नहीं किया, 14, इलेक्शन भी कर लिया, क्लोज नहीं किया था, क्लोज 14। इसका मतलब ये है कि यूनिक वर्ड को आपने नीचे प्लस करा देना होता है और ऊपर हमेशा 1 ऐड कराना होता है। इसको कहते हैं लैप्लास स्मूथिंग। कि जब 0 प्रोबेबिलिटी हो जाए इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह डील करते हैं। अच्छा जी, अब हम कंपटीशन की तरफ आते हैं। अब वेरी क्लोज गेम हमारे पास टास्क था, ए कितनी दफ़ा स्पोर्ट्स की क्लास में बिलोंग किया हुआ है, 2 टाइम, और 1 लैप्लास के अकॉर्डिंग हमने प्लस किया है, और 14 बेसिकली स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग कर रहा है।
और 11 है जितने उसका स्पोर्ट्स के काउंट्स हैं, वर्ड काउंट है। और इसी तरह ए नॉट स्पोर्ट की क्लास से 1 टाइम बिलोंग कर रहा है, देख लेते हैं 1 टाइम कर रहा है। नॉट स्पोर्ट की क्लास से ये देखें एक ही दफ़ा आया, इसको मैं टिक कर देती हूँ, ये देखें एक ही दफ़ा आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 1 लैप्लास स्मूथिंग का 1 प्लस 1, 9 टोटल नॉन स्पोर्ट के वर्ड है और 14 वोकैबुलरी है यूनिक वर्ड्स की, ठीक है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल क्लोज कर दूं, काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है जी। अब मैंने एग्जांपल क्लोज कर दिया। अब देखें, अब वेरी बेसिकली कितने टाइम आया है स्पोर्ट्स के, क्योंकि अभी जज कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, हम लोग देख लेते हैं। वेरी स्पोर्ट्स में आया हुआ है 1 टाइम। अच्छा, स्पोर्ट्स में काउंट करके देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में वेरी आया हुआ है, ये आया हुआ है, बस एक ही दफ़ा आया हुआ है, 1 टाइम 1 और 1 लैप्लास का, और 11 टाइम हमें पता स्पोर्ट्स का काउंट है, और 14, ये तो सब में सेम ही रहेगा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं, पहले स्पोर्ट्स का ही देख लेते हैं। क्लोज को जाके देखते हैं। क्लोज देखें जी, स्पोर्ट्स में 0 टाइम आया, क्लोज तो स्पोर्ट्स में आया ही नहीं हुआ, इसका मतलब है 0। अब देखिए, इस 0 की वजह से ना सारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जानी थी। अगर हम +1 और 14 ऐड करते तो ये लैप्लास स्मूथिंग कहलाती है। लैप्लास स्मूथिंग के बहुत अच्छे लेक्चर्स जो है ना, वो NLP का एक मैंने और कोर्स से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, और मैं उसका लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे आप लैप्लास स्मूथिंग NLP की डिटेल में जाकर देख सकते हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, क्विज़ेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद है 1 प्लस ऐड किया 11 और प्लस 14। इसी तरह गेम का वर्ड स्पोर्ट्स में 2 टाइम आया हुआ है, लैप्लास का 1 ऐड किया, 11 टोटल स्पोर्ट्स का काउंट है और 14 स्पेसिफिक वर्ड्स है। इसी तरह वेरी जो है वो हमारा अपेयर ही नहीं हुआ नॉट स्पोर्ट में। हाँ जी, नॉट स्पोर्ट में देखें ये एक लाइन है और एक नॉट स्पोर्ट्स की ये वाली लाइन है, और इसमें वेरी अपेयर ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अगर वेरी अपेयर नहीं हुआ तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 और 1 लैप्लास का, 9 इसका टोटल काउंट है। 9 हम देख लेते हैं नॉट स्पोर्ट का कितना काउंट है, 1 2 3 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा 9 काउंट हो गया यहाँ पे, और 14 हमने स्पेसिफिक वर्ड लिए हैं। उसके बाद क्लोज नॉन स्पोर्ट में 1 टाइम आया है, लैप्लास का 1 ऐड किया और 9 प्लस 14। इसी तरह गेम तो नॉन स्पोर्ट्स में आया ही नहीं है, तो 0 टाइम और प्लस 1, ठीक हो गया। ये हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकाली नॉट स्पोर्ट की भी और स्पोर्ट्स की भी। अब क्या किया, इसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया। ये जो जितनी भी स्पोर्ट्स की प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं, ये वाली, इन सारों को डिवाइड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कंपटीशन देख लेते हैं। अब वेरी क्लोज गेम में स्पोर्ट्स में इन सारों की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल मैंने काउंट किया, और ये देखिए इन सारों को मल्टीप्लाई आपस में कर दिया हुआ, और मल्टीप्लाई करके आंसर आया ये। और नॉट स्पोर्ट्स की भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की है, वो भी देख लेते हैं। नॉट स्पोर्ट्स की भी मल्टीप्लिकेशन की है, मतलब डिवाइड करके पहले तो इसको आंसर फाइनल लगाया हुआ है, इन सारों को का आंसर निकाला है, ठीक है। और फिर हमने इनको यहाँ पर इनके आंसर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स और नॉट स्पोर्ट्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोबेबिलिटी निकल आएगी।
ये हमारे पास अब उसके बाद इस पे आप क्या जज करेंगे? देखें, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आई है नो डाउट उसी क्लास से बिलोंग करता, पर किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आई है? प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास 0.00276, स्पोर्ट्स की ज़्यादा आई है प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब है ये आंसर है। जो हमारे पास टैक्स आया है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? वो हमारे पास बिलोंग करता है बेसिकली स्पोर्ट्स की क्लास है। वेरी क्लोज गेम किससे बिलोंग करता है? स्पोर्ट्स की क्लास से बिलोंग करता है। उसके बाद हम चलते हैं नाइफ पे बाइस क्लासीफायर्स में हम लोग एक्स मल्टीपल फीचर्स को भी लेकर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपके पास टेक्स्ट की जो लेंथ हो सकती है वो एक्स एन टाइम हो सकता है, मतलब बहुत लंबा टेक्स्ट भी हो सकता है। तो तब नाइफ 22 की क्लासीफायर जो है वो एन टाइम तक बारी बारी प्रोबेबिलिटीज़ निकालेगा और फिर उनको मल्टीप्लाई करेगा। ये एक बहुत ज़्यादा जो हम कहते हैं ना कैपेसिटीज़ और स्टोरेज कंज्यूमिंग चीज़ आ जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग का एल्गोरिदम था तो बहुत ज़्यादा इसको प्रेफर किया जा रहा था। तो ये अर्लियर एल्गोरिदम है, लेकिन आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये वर्किंग किन पे करता था? छोटे टेक्स्ट पे तो बहुत अच्छी वर्किंग हो रही है, लेकिन अगर बहुत ह्यूज टेक्स्ट आ जाए एन टाइम तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन करना फिर उसको प्रोबेबिलिटीज़ को मुश्किल हो जाएगा। ये उसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है कि आई को मल्टीप्लाई करते हैं एन नंबर टाइम, जितने टैक्स होंगे उतना फिर हमें मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ की? ये जो हमने एंड पे मल्टीप्लिकेशन की है ना इंडिविजुअल टैक्स की प्रोबेबिलिटीज़ की, अगर एन होते तो फिर हमें एन टाइम करनी पड़ती, और वही हमें स्पोर्ट्स की क्लास के लिए एन टाइम अलग से, नॉट स्पोर्ट की क्लास की अलग से। तो अब बिल्डिंग अ नाइफ बाय पीओएस टैगर के हमने नाइफ बाय टैगर अप्लाई किया पीओएस टैगर के, तो सिंपल वर्ड की फ्रीक्वेंसी हमारे पास इनफ नहीं थी कि किसी वर्ड की फ्रीक्वेंसी ले आओ और उसके ऊपर पीओएस टैगर अप्लाई कर दें। इसका मतलब है कुछ और भी चाहिए हमें उसके लिए चीज़ें, प्रोफिक्सेस चाहिए, स्फिक्स चाहिए थे जो IL पे ख़त्म होते हों, ED पे ख़त्म हो, ING पे एडवर्ब ख़त्म। इन चीज़ों को फिर लोअर केसेस अपर केसेस देखना, प्रीवियस वर्ड को देखना, नेक्स्ट वर्ड को देखना, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स जो है नाइफ बेस नहीं देख रहा, क्योंकि हमने डिसाइड करना है इस फ्रीक्वेंसी को टैग कौन सा देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टैक्स है दी डोक तो मैंने इसको टैग असाइन करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके प्रीवियस वर्ड का इससे क्या रिलेशन है डॉग से, और इससे आने वाला क्या रिलेशन है। मैं कहती हूँ आ एनिमल इज़ एन एनिमल, इज़ एन एनिमल। अब देखिए इस डॉग का इससे क्या रिलेशन है, डी से क्या रिलेशन है, तभी तो टैग असाइन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो नाइफ बाइस पीओएस टैगर देखता ही नहीं है। अब और प्रोफिक्सेस देखना किसी वर्ड का, स्विक्स देखना, ये एक अलग से इटसेल्फ टास्क है। तो फीचरिंग में नाइफ बेस की ये प्रॉब्लम आ गई। अब अच्छा जी, नाइफ बेस के फीचर सिलेक्शन किस तरह, इज़ फर्स्ट, इज़ का लास्ट, फिर उसका करंट टाइटल देखना, उसका प्रीवियस टाइटल देखना, नेक्स्ट का टाइटल देखना, करंट वर्ड का टाइटल देखना, लोअर केस तो नहीं है, अपर केस तो नहीं है, नेक्स्ट अपर केस तो नहीं, लोअर केस नहीं, स्विक्स प्रोफिक्स, ये सारे टैगर की फीचर सिलेक्शन पीओएस टैगिंग के अंदर चाहिए होती है। तो नाइफ बेस तो इनको डील ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है नाइफ बेस का क्लासीफायर हम पीओएस टैगर पे अप्लाई नहीं कर सकते।
कुछ और चाहिए हमें, समथिंग स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। अच्छा जी, नाइव बेस में बेसिकली देख लेते 3 क्लासेस अगर हों, 3 क्लासेस, वर्ब, वोकेबलरी, नाउन एंड आर्टिकल्स। तो ये तो डीलिंग करना मुश्किल हो गया पीएस टैगर के लिए, बिल्डिंग अ फीचर। कोड देख लेते हैं जो एनएलटी के अंदर नाइव वाइस के ऊपर लिखा हुआ है। पीएस टैगिंग अप्लाई की हुई है नाइव वाइस के अंदर, लेकिन वो बहुत चीज़ों को डील कर रहा है। प्रीवियस का टैग देख रहा है, करंट का टैग देखना, प्रीवियस अपर केस तो नहीं है, लोअर केस तो नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा एक ह्यूज टास्क बन जाता है जिसको शॉर्ट करना है। मतलब हम पढ़ते क्यों हैं मशीन लर्निंग, हम क्यों मशीन्स के ऊपर इतना प्रेफर करते हैं? हमने टास्क को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, हमने टास्क को इजी बनाना है। मशीन के लिए भी इजी बनाना है, अपने लिए भी इजी बनाना है। अच्छा जी, ये थी प्रोफिक्सिस डिसाइड कर रहा है यू कन इज़ फर्स्ट है फॉल्स, ये भी नहीं इसके अंदर आया हुआ, फॉल्स ट्रू। जो वर्ड आए हुए हैं उनको ट्रू कहा हुआ है, जो नहीं आए हुए हैं उनको फॉल्स कहा हुआ है। जो वर्ड प्रोफिक्सिस यू पे ख़त्म होते हैं, एंड पे ख़त्म होते हैं, ये सारी चीज़ें। ये था जी नाइव बाइस का हमने कोड देखा है, एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किया हुआ। ये सिर्फ उसकी आउटपुट दिखाई हुई है। इस टेक्स्ट का मैं एक पाइथन का कोड इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिसके अंदर हर चीज़ को मैनुअली रन किया जाएगा। मैनुअली आप लोगों को बताऊंगी कि मशीन लर्निंग को पाइथन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किस तरह यूज़ करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू जॉब्स के बारे में मेरे से सवाल करते हैं, तो वो मैंने चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक, वहाँ पे जाके आप अपनी न्यू जॉब्स के बारे में देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।